हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और आज का हमारा पहला टॉपिक है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स। तो चलिए देखते हैं फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधों और पशुओं के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब ये जीवाश्म ईंधन बनते कैसे हैं इसके बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में मैं आपको कार्बन तथा इसकी यौगिक इस चैप्टर में मैं चलूंगा ना, तो आपको जीवाश्म ईंधन के बारे में डीपली बताऊंगा। तो यहाँ से बस आप समझ लो कि करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए जो पौधे और पशुए थे ना, उनके अवशेष धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए किसमें, एक प्रकार के ईंधन में, जिसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन होते कौन कौन से हैं? जैसे जीवाश्म ईंधन की बात करें तो आपका कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। अब ये कोयला कैसे बना है? तो गहरे पौधे जो दब गए ना, जो पौधे दबे हुए थे पृथ्वी की सतह के नीचे, करोड़ों वर्षों तक जो पौधे दबे रह गए वो कोयला में कन्वर्ट हो गए। कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये भी आपका एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस हुई, प्राकृतिक गैस, ये भी आपका जीवाश्म ईंधन हो। तो ये सब आपके जीवाश्म ईंधन के प्रकार हैं। और इनका निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, चौथे चैप्टर यानी कार्बन तथा इसके यौगिक में। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको डीपली वहां बताऊंगा। यहाँ पे बस जान लो कि पृथ्वी के तल के नीचे करोड़ों वर्षों तक पौधे और पशु जो थे वो दबे रह गए, जिनसे उनके अवशेषों से क्या बन गया, ईंधन बन गया। और उन्हीं ईंधन को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और वो जीवाश्म ईंधन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। तो प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था ईंधन के रूप में। प्राचीन काल में किसका प्रयोग किया जाता था ईंधन के रूप में? सबसे ज्यादा लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, लकड़ी का प्रयोग होता था। साथ ही साथ बहते हुए पानी से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसका प्रयोग, और पवन ऊर्जा का भी प्रयोग होता था, लेकिन वो सीमित क्षेत्रों में होता था। पवन ऊर्जा और बहते हुए पानी का प्रयोग पहले भी होता था, प्राचीन काल में भी होता था, लेकिन वो सीमित क्षेत्र में होता। अब तो बृहद रूप से होता है इनका प्रयोग, लेकिन पहले ये सीमित क्षेत्र में होता था। जब बाद में कोयला यानी इस जीवाश्म ईंधन के बारे में पता लगा तो उसके बाद बहुत ही बड़ी औद्योगिक क्रांति आ गई। देख लो आजकल अगर हम लोग बात करें तो कोयले का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है हर एक इंडस्ट्री में, हर एक औद्योगिक के लिए, हर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग कोयले का किया जाता है। अब देखिए ये कोयला क्या है, आपका एक जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म ईंधन एक ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहलाता है। ठीक है, और जीवाश्म ईंधन की बात करें तो ये अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत आपको पता है, आपने पढ़ रखा है सोशल साइंस में, कि अनवीकरणीय स्रोत वो स्रोत होते हैं जो सीमित रहते हैं। अगर हम लोग उसका प्रयोग ज्यादा करें तो वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, वो जल्दी बनते नहीं है। अनवीकरणीय स्रोत वो जल्दी नहीं बनते हैं और ये सीमित रहते हैं, ये जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है,
देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो जीवाश्म ईंधन बन रहा है करोड़ों वर्ष में पृथ्वी के नीचे दबने से बन रहा है। अब फिर करोड़ों वर्ष इंतजार करना होगा ना फिर से जीवाश्म ईंधन बनाने के लिए, लकड़ी उकड़ी को धरती के अंदर दबाकर। लेकिन अभी हम लोग जीवाश्म ईंधन पे पूरी तरह से निर्भर है। कोयला की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, तो पेट्रोलियम में देखो डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ, वैक्स हुआ, इन सब का यूज आप करते हो। हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। कोयले का भी उपयोग करते हैं। कोयला का तो उपयोग पूरा इंडस्ट्री, हर एक विद्युत उत्पादन में, बहुत सारे कार्यों में किया जाता है कोयला का उपयोग, है ना। प्राकृतिक गैस का भी बृहद रूप से होता है। लेकिन ये सारे के सारे स्रोत अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि अगर इनका उपयोग किया जाए तेजी से, यानी कि इसके उपयोग की दर बहुत तेजी से बढ़ा दी जाए तो ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और जब जल्दी से ये खत्म हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें ऊर्जा संकट झेलना पड़ेगा, ऊर्जा संकट झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इन सभी प्रकार की जो ऊर्जा देख रहे हैं, ईंधन जो देख रहे हैं सब, इनका उपयोग कम करना पड़ेगा। हम लोग किसका उपयोग ज्यादा करेंगे, तो जैसे आपकी सौर ऊर्जा हुई, है ना, सौर ऊर्जा हुई, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, इसका उपयोग करिए। वायु ऊर्जा हुई, ये भी खत्म नहीं होने वाली है, इसका उपयोग करिए, इस, है ना जी, वायु ऊर्जा का उपयोग करिए। पवन ऊर्जा यानी वायु ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा। अच्छा, और क्या, तो हम लोग यहाँ पर बहते हुए पानी के भी ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, बहते हुए पानी के से भी। तो कैसे होगा बहते हुए पानी, इन सब के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सौर ऊर्जा का, वायु ऊर्जा का, या बहते हुए पानी का उपयोग हम लोग ऊर्जा बनाने में कैसे, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, गतिज ऊर्जा, उसका उपयोग हम लोग किस तरह से करेंगे उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ऐसे स्रोतों का, ऊर्जा का ऐसे स्रोतों का प्रयोग करेंगे, वहां से ऐसी ऊर्जा लेंगे जो जल्दी खत्म ही ना हो। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा ये जो ऊर्जा संकट है ये कभी भी नहीं आएगा। और इन सब प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करने से हमें बहुत ही कम हानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रयोग अगर करें तो कोयला तो आपका धुआं उत्पन्न करेगा, और धुआं उत्पन्न करेगा तो जाहिर सी बात है आपका वायु प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण होगा तो वायु में गैसों का संतुलन बिगड़ जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, और कुछ कह सकते हैं हानिकारक गैसेस भी आपके वायुमंडल में आ जाएंगी, तो जिससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। अच्छा, और धीरे धीरे क्या होगा, आपके वायुमंडल में अम्लीय ऑक्साइड बन जाएगा, और अम्लीय ऑक्साइड बनने से क्या होगा, आप जब बारिश होगी तो वो अम्लीय वर्षा होगी, और अम्लीय वर्षा से हम लोग जानते हैं बहुत सारी हानियां हैं। धरती की उर्वरक क्षमता कमजोर हो जाएगी, और पानी प्रदूषित हो जाएगा, यानी उसके कारण जल प्रदूषण भी हो जाएगा, और बहुत सारे इससे होने वाली हानियां हैं। हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव मैंने आपको बता रखा है कि वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल, पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वह चारों ओर एक चादर का काम करता है, जिससे अगर मान लो सूर्यास्त हो गया, और सूर्यास्त के बाद जो ताप होगा, टेम्परेचर होगा, यानी कि दिन में जो टेम्परेचर होगा उसकी अपेक्षा सूर्यास्त के बाद टेम्परेचर उतना कम नहीं हो पाता है, और इसे हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़े, मतलब ऐसे बहुत सारी हानियां हमें देखने को मिलेगी, हमें बहुत सारे प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। तो जीवाश्म ईंधन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो जाएगा अगर इसका प्रयोग हम लोग ज्यादा बृहद रूप से करें। खत्म भी हो जाएगा, ये जल्दी खत्म भी हो जाएगा, और इससे बहुत सारी हमें हानियां भी होनी है। आप इस चार्ट द्वारा देखिए, ये मैंने एक पाई चार्ट लिया है, भारत में कितना ज्यादा हम लोग ऊर्जा का उपयोग किन किन स्रोतों से करते हैं उसके बारे में दर्शाएगा। जैसे देखिए, कोयला का सबसे ज्यादा उपयोग भारत में होता है ऊर्जा के उत्पादन में, देख लीजिए। ठीक है, अब कोयले का जैसे विद्युत बनाने में ही बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रयोग देख लीजिए, इसका परसेंटेज। जल का देख लीजिए, जल का तो ठीक है, अच्छा खासा परसेंटेज है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है, और कोयला को और कम करने की जरूरत है। नाभिकीय ऊर्जा का देख लीजिए, और वायु का देख लीजिए। वायु का सबसे कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन वायु ऊर्जा का प्रयोग अगर हम लोग ऊर्जा उत्पादन के लिए, यानी कि अन्य प्रकार की ऊर्जा, यानी कि हम लोग वायु ऊर्जा का प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में भी कर सकते हैं। और कैसे प्रयोग किया जाता है ये आगे हम लोग बताएंगे, आपको इस चैप्टर में मैं समझाने वाला हूँ। तो अगर हम लोग वायु ऊर्जा का अधिक रूप से प्रयोग करें, जल ऊर्जा का प्रयोग करें, तो ये तो खत्म होने वाली नहीं है। ये ऊर्जा जो है
खत्म होने वाली नहीं है, ये आपकी अनवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, ये नवीकरणीय है, ये आसानी से उपलब्ध है, ये खत्म भी नहीं होगा और इससे हानियां भी नहीं है। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से वायुमंडल को भी बहुत सारी हानियां पहुंचेंगी, हमको भी बहुत सारी हानियां पहुंचेंगी और ये जल्दी ही जीवाश्म ईंधन जो है ये खत्म भी हो जाएंगे। तो इसलिए हमें जल और वायु पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सौर ऊर्जा पे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अपने भारत में देखो बहुत ज्यादा बृहत रूप से देख लो, कोयले का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है, देख रहे हैं ना। लेकिन ये हमें कम करना होगा ताकि आगे चल के ऊर्जा संकट ना हो। और ऊर्जा संकट हुआ तो आप सोच लो, आपके घर में प्रयोग होने वाली जो विद्युत है, विद्युत यानी बिजली का जो आप प्रयोग करते हैं, वो आपको सही से उसकी आपूर्ति नहीं हो पाएगी। ऐसी बात है, विद्युत को बनाने के लिए हम लोग किसी ना किसी ऊर्जा का उपयोग करते होंगे, चाहे कोयला का हुआ, चाहे जल का हुआ, चाहे वायु का हुआ। तो हम लोग सबसे ज्यादा कोयला का करते हैं। अगर कोयला ये खत्म हो जाएगा तो विद्युत आपूर्ति करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इतना जल्दी, अब मान लीजिए कोयला वाला जो प्लांट है उसमें जल तो ले जाकर हम लोग विद्युत ऊर्जा नहीं बना सकते हैं। कोयले वाले प्लांट में कोयले की ही आवश्यकता होगी, कोयले से हम लोग पानी को गर्म करेंगे और उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इसलिए हमें इस पे ध्यान देना चाहिए अभी से ही कि जल विद्युत संयंत्र को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, पवन ऊर्जा संयंत्र को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, सौर ऊर्जा संयंत्र को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जिससे हम लोग अब विद्युत की आपूर्ति को अच्छे तरीके से कर सके और कोयले का उपयोग हम लोग कम करें। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने जीवाश्म ईंधन को बचाना होगा, उनका उपयोग कम करना होगा। हमें ऐसे ऊर्जा के स्रोतों पर ध्यान देना होगा जो नवीकरणीय है, जो जल्दी खत्म नहीं होंगे और उनसे प्रदूषण ना हो, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और पानी जल ऊर्जा, इन सब का उपयोग हम लोग, बहते हुए पानी के ऊर्जा का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इन सभी स्रोतों पे ध्यान देना होगा जिससे हमारा जीवाश्म ईंधन बचा रहे और वायु प्रदूषण भी कम हो। चले इस चीज को हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेके एक ऊर्जा के बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं कि कैसे हम लोग ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हम लोग, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हम लोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट देखना होगा। मैं यहाँ पर एक कुकर ले लेता हूँ, कुकर का सीटी निकाल दिया मैंने और इस कुकर को गैस पे चढ़ा देता हूँ या किसी अन्य प्रकार से लकड़ी पे या किसी भी अन्य प्रकार से हम लोग उस पे उष्मा दे रहे हैं और इसमें मैंने पानी भर दिया है, कुकर के अंदर मैंने पानी भर दिया। तो जाहिर सी बात है इसे उष्मा मिलेगी तो गर्म होकर भाप बनेगा और ये भाप वाली नली से होकर, कुकर को हटा के मैं कुकर की सीटी निकाल के मैंने वहां पे एक पाइप लगा दिया, यानी इसे मैंने भाप नली कही और ये भाप नली से भाप निकलेगा और भाप गति करेगा और ये गति करके मैंने क्या किया कि एक पंख, एक इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे जी, तो ये आपका एक पंखी हो गया, एक डायनेमो से जोड़ दिया है। ठीक है, जिसे हम लोग टरबाइन भी कहते हैं। तो इस टरबाइन पे ये भाप आके टकरा रहा है इस पंखी पे और पंखी पे टकराएगा तो ये पंखी इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, जिसके कारण इसमें गति होने लगेगी। और ये टरबाइन किससे जुड़ा हुआ है? डायनेमो से जुड़ा हुआ है। और ये डायनेमो जो देख रहे हैं, ये डायनेमो में अंदर आपको पता ही है डायनेमो कैसे कार्य करता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। यहाँ से विद्युत उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इसमें बड़ा सा आपको बता रखा था कि चुंबक लगा होता है और इसमें आर्मेचर होता है, वो अपने धुरी पे जब ये नाचेगा इसके कारण, इस पंखी के कारण, तो क्या होगा, इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होगा और उस विद्युत का उपयोग हम लोग बल्ब जलाने में, पंखा चलाने में, ऐसे हम लोग बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देख लिया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उष्मा ऊर्जा दी गई जल को, ये उष्मा ऊर्जा भाप बन के यहाँ पे देख लीजिए गतिज ऊर्जा दे रही है और इस गतिज ऊर्जा के कारण ये पंखी नाच रही है और नाचने के कारण इस डायनेमो में क्या हो जा रहा है, यह जो गतिज ऊर्जा आ रही थी यह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देख रहे हैं ना हम लोग, एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में इसको परिवर्तित करें, फिर दूसरे से तीसरे ऊर्जा में हम लोग परिवर्तित कर दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग उपयोग कर सकते हैं अलग अलग कार्यों को करने के लिए। तो आपको तो पता ही है कि हम लोग विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कितने कार्यों को करने के लिए करते हैं। हम लोग पूरी तरह से डिपेंड है, विद्युत पे डिपेंड है ना। तो हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि डायनेमो में लगे हुए इस टरबाइन को, इस पंखी को घुमाने के लिए हमने यहाँ जल के भाप का प्रयोग किया। अब उस भाप
में बदलने के लिए हमें कोई ना कोई ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ऐसे ही सिद्धांत पे आपका जो बनाया जाता है कोयला वाला जो प्लांट बनाया जाता है, जिसे हम लोग तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो चलिए तो देखते हैं हम लोग तापीय शक्ति संयंत्र या तापीय विद्युत संयंत्र भी कह सकते हैं। तापीय शक्ति संयंत्र यानी कह सकते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, आप ये बगल में जो फिगर देख रहे हैं ना, ये आपके एक बहुत ही बड़े तापीय शक्ति संयंत्र का फिगर देख रहे हैं। देखिए इसमें कितनी बड़ी बड़ी चिमनियां लगी है और कितना ज्यादा धुआं इसमें से निकल रहा है। अब सोचो ये इतना ज्यादा धुआं निकल रहा है तो कितना ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग इस तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत उत्पादन ही किया जाता है। अब कैसे किया जाता है विद्युत उत्पादन, इसके बारे में देखेंगे। इन संयंत्रों में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि डायनेमो में पंखी लगी होती है और ये पंखी को घुमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जल को गर्म करते हैं। तो इस संयंत्रों में भी, तापीय शक्ति संयंत्रों में भी क्या होता है कि अंदर बहुत बड़ा डायनेमो लगा होगा, बहुत बड़ा, ठीक है, और उसमें एक बड़ा सा टरबाइन लगा होगा, पंखी लगी होगी। अब क्या होगा कि पानी की विशाल मात्रा को बहुत ज्यादा कोयले को जलाकर गर्म करके भाप में बदलाया जाएगा और वहां से बहुत ही बड़े भाप नली के द्वारा उसको ले जाकर एक टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन में लगा हुआ डायनेमो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो ये इसी प्रिंसिपल पे भी ये भी काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं तापीय शक्ति संयंत्र में कि शक्ति स्टेशन का मतलब जहां पे इस पावर प्लांट जहां पे लगाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। शक्ति स्टेशनों में जीवाश्म ईंधन यानी कोयले कह सकते हैं, जीवाश्म ईंधन की बड़ी मात्रा प्रतिदिन जलाई जाती है। किस लिए जलाई जाती है? पानी को भाप में बदलने के लिए, ताकि पानी गरम कर भाप उत्पन्न की जाए। ठीक है, पानी को गर्म करके भाप उत्पन्न की जाए। और यह भाप क्या करता है? तो अभी मैंने बताया कि यह भाप विद्युत उत्पन्न करने के लिए टरबाइन चलाती है। टरबाइन से जुड़ा डायनेमो विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, टरबाइन घूमेगा तो उसमें लगा हुआ डायनेमो जो होगा वो विद्युत उत्पन्न करेगा। और उस विद्युत का उपयोग हम लोग अलग अलग इंडस्ट्री में, घर में, है ना, लाइट पंखे वगैरह को चलाने में, मोटर को, है ना, बहुत ज्यादा रूप से हम लोग करते हैं। अब देखिए, इस संयंत्र को लगाया कहा जाता है जहां पर पानी आसानी से अवेलेबल हो और वहां कोयला भी आसानी से मिल जाए, यानी कि जीवाश्म ईंधन और जल दोनों आसानी से उपलब्ध हो उसके आसपास में, तो ठीक रहेगा। क्योंकि देखो, ज्यादा दूरी पर, मान लो जहां पे कोयला है उस संयंत्र को लगा दिए, अब पानी को लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा दूर जाना होगा, तो ट्रांसपोर्ट में, परिवहन में उसमें ज्यादा खर्चा होगा, है कि नहीं? तो अगर दोनों अगल बगल ही हो या थोड़ी दूरी पर हो तो आसानी से उनको
हम लोग वहां पे उस प्लांट को लगा सकते हैं। अब ज्यादा दूरी पर होगा दोनों तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर कोयला ही हो या पानी ना हो, या पानी ही हो कोयला वहां ना हो, तो कोयला को ट्रांसपोर्ट करके लाने में खर्चा लगेगा, तो उससे उसमें नुकसान होगा ना जी। वहां फिर अब कोयला को लाने में ट्रांसपोर्ट करके फिर हमें कोई अन्य ऊर्जा का हासिल करना पड़ेगा, बिना मतलब का उसको खर्च करना पड़ेगा। तो इनको उसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे दोनों चीजें आसानी से उपलब्ध हो। और इसकी हानियां तो आपको पता ही है कि यहाँ पे धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो आपको पता ही है कितना ज्यादा हानि होगा। वायु प्रदूषण होगा, आपका ग्रीन हाउस प्रभावित होगा, फिर उसके बाद आपको अम्लीय वर्षा भी झेलनी पड़ेगी। तो अम्लीय वर्षा से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारे के सारे बहुत सारे प्रदूषण आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊष्मा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ऊष्मा से कोयले को जला रहे हैं और उससे क्या हो रही है, विद्युत ऊर्जा। देखना ना, ऊष्मा जला रहे हैं और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इस तापीय शक्ति संयंत्र बहुत ज्यादा है भारत में, यही तापीय शक्ति संयंत्र बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। दिखाया था मैंने ना अभी चार्ट में, तो ये तापीय शक्ति संयंत्र बहुत ही ज्यादा इंडिया में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो इसके नुकसान आपको पता चल गए, फायदे तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान भी है इस तापीय शक्ति संयंत्र से। ठीक है, तो हो सके आगे चल के भविष्य में इस पे ध्यान दे गवर्नमेंट, और इसकी संख्या को कम करे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसका प्रयोग बढ़ाए, जिससे हमें वायु प्रदूषण वगैरह भी नहीं झेलना पड़ेगा। समझ गए? आप लोग को जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट है, वहां पे आपको एज ए टूरिस्ट जाके विजिट करना चाहिए, वहां घूमना चाहिए, इन शक्ति संयंत्रों के बारे में जानना चाहिए, अंदर से उसे देखना चाहिए, उसमें लगे हुए साइंस को समझना चाहिए। आप ऐसे पढ़ रहे हो और जाकर देखोगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। हम तो बहुत सारे शक्ति संयंत्रों के बारे में जाकर देखे हुए हैं, समझे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी इन सभी शक्ति संयंत्रों के बारे में जानकारी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए कम से कम कुछ शक्ति संयंत्रों को जाकर विजिट करना चाहिए, घूमना चाहिए, है ना। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।